हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लू ऑन फिजिक्स क्लासेस। अपन लास्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास जो है उसके बारे में बात अपन कर रहे थे, और सेंटर ऑफ मास में कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके क्वेश्चंस अपन ने कुछ किए थे। इस वाली में अपन कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं, मतलब बेसिक है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो जिनसे आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा और क्लेरिफाई होगा। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक सेमी सर्कुलर डिस्क है और एक स्क्वायर प्लेट है, आर अरेंज्ड एज शोन इन द डायग्राम एंड दे आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। तो उसने कहा फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, यानी कि इस कंपोजिट बॉडी का, जिसमें एक सेमी सर्कुलर डिस्क है और एक स्क्वायर प्लेट है, अपने को कंबाइनली इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा वो बताना है, और दोनों सेम मटेरियल से बने हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर दोनों सेम मटेरियल से बने हैं तो दोनों की जो मास डेंसिटी होगी वो सेम होगी, और यहाँ पे होगी सरफेस मास डेंसिटी, क्योंकि दोनों ही प्लेट हैं। तो एक तो डिस्क है और एक स्क्वायर प्लेट है, तो अपन एक काम करते हैं, डिस्क और स्क्वायर प्लेट दोनों के लिए अपन पैरेलल जो है वो बात करके देखते हैं कि दोनों के लिए कैसी कहानी है। तो डिस्क और पैरेलल, तो चलिए डिस्क और सॉरी डिस्क स्क्वायर प्लेट। तो डिस्क जो है एक सेमी सर्कुलर डिस्क अपने को दे रखी है, ठीक है जी। और एक है अपने पास स्क्वायर प्लेट। तो दोनों का अलग अलग अगर अपन बात करें, दोनों की मास डेंसिटी सेम है। पहले की मास डेंसिटी अगर डिस्क की सिग्मा कहें, सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसको m1 बोल देते हैं। एक डिस्क जो है उसकी अगर आप बात करते हैं बेटा जी, तो देखिए ये एक स्क्वायर प्लेट है, तो ये 2r है, तो ये भी 2r होगा। ये इसका डायामीटर है, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी r, तो इसका सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से मेरे को क्या पता चल गया, इस सेमी सर्कुलर डिस्क का मास पता चल गया कि मास m1 इज इक्वल्स टू, लाइट कितना आएगा, m1 इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब अगर स्क्वायर प्लेट की बात करते हैं, तो स्क्वायर प्लेट के लिए मास डेंसिटी सिग्मा है। स्क्वायर प्लेट के मास को लेट अस सपोज अपन ने m2 कहा, डिवाइडेड बाई इसका एरिया। एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, साइड इसकी 2r है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को m2 की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट विल भी आएगी 4 सिग्मा इंटू आर स्क्वायर। तो आपके पास अब क्या है, आपके पास दोनों के मास है। उसने पूछा क्या है, ये मायने रखता है। उसने पूछा है फाइंड COM, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो आप क्या कीजिए, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम से पढ़ा है, तो अपन क्या करेंगे, सेमी सर्कुलर डिस्क जो है उसके क्या करते हैं, उसका जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, कहाँ होगा आप जानते हैं, ठीक है। तो ये m1 यहाँ बना दिया मैंने, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दैट इज फॉर द स्क्वायर प्लेट एज वेल एज फॉर द सेमी सर्कुलर डिस्क। और जो स्क्वायर प्लेट है उसके लिए अपन ने लेट अस सपोज उसका जो COM हो वो यहाँ पे होगा, उसको अपन ने बोल दिया दैट इज क्या है, m2। ये जानना चाहता है डिस्क के सेंटर से, आप बताइए कि सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर से कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो यानी कि वो m1 से डिस्टेंस जानना चाहता है सेंटर ऑफ मास की। तो आपके पास दो मास हैं बेसिकली, एक तो m1 और एक कौन, m2। आपको पता है कि अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं, लेट अस सपोज कि इस वाले पॉइंट की ये सेंटर है बेटा जी, किसका सेंटर है, ये डिस्क का सेंटर है। तो इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से किस डिस्टेंस पे होता है, 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई। ये फॉर्मूले लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बताए थे, 4r डिवाइडेड बाई क्या है, 3 पाई, ठीक है। इसकी अगर बात करें कि ये किस डिस्टेंस पे होगा, तो ये साइड लाइन जो भी होगी उसकी हाफ ऑफ द डिस्टेंस पे होगा, तो ये कितना हो गया, r। अगर मैं आपसे कंबाइंडली पूछूं कि m1 और m2 के बारे में बताइए, तो आप m1 और m2 के बारे में सिर्फ इतना कहेंगे कि सर लेट अस सपोज ये वाला मास जो है उसको अपन ने m1 कहा, और m1 और m2 के बीच की जो डिस्टेंस है टोटल, ठीक है जी, वो है 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई प्लस क्या लिखेंगे अपन, r। कैसे लिखा, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको ऐड किया बेटा जी, यहां से लेकर के यहां तक, तो m1 और m2 के बीच के डिस्टेंस को। अब सेंटर ऑफ मास जो है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा जहां मास ज्यादा है। m1 और m2 में से एज यू कैन सी कि m2 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ मास विल बी समवे हियर। तो ये COM है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस क्या है, r2। तो सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं आप R1 का। तो सिंस वी नो दैट R1 का फॉर्मूला जो होता है बेटा जी, ये होता है m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या लिख सकते हैं, r। r यानी कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन, जो अपन ने 2 पॉइंट मास सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं क्या सिस्टम है। तो फॉर्मूला अपन ने लगाया R1 इज इक्वल्स टू m2, m2 यानी कि जो
स्क्वायर प्लेट है उसके लिए 4 सिग्मा r² डिवाइडेड बाई m1 की वैल्यू है हमारे पास सिग्मा इंटू पाई r² डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2 की वैल्यू है 4 सिग्मा इंटू r², और ये डिस्टेंस जो है इनके बीच की, दैट यू नो वेरी वेल, दैट इज 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई प्लस कितना है बेटा जी r। ठीक है, अब देखिए नीचे से r² कॉमन आ सकता है, तो r² और r² कैंसिल आउट हो गया, एज वेल एज सिग्मा सिग्मा और सिग्मा भी कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं 2 एलसीएम लेता हूँ और 2 ऊपर चला जाए, तो हेंस फोर्थ आई कैन राइट इट लाइक दिस, r1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, R1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे देखिए, 2 इंटू 4 दैट विल बी 8 अपॉन क्या लिखेंगे पाई प्लस कितना हो जाएगा 8, डन यहाँ तक, इंटू यहाँ से R आप चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, और 4r/3 पाई को आप चाहे तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और एल्स लीव एज इट इज, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई प्लस 1, एंड R को अपन ने क्या ले लिया कॉमन। अब आप ये मत करने बैठ जाना कि इसको सिंप्लीफाई करने बैठ गए, यही अपना आंसर है, क्योंकि उसने मेरे से ये कहा था कि इस सेमी सर्कुलर डिस्क जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क का है ना, तो सेंटर ऑफ द डिस्क यानी कि इसमें से 4r/3 पाई जो डिस्टेंस है उसको माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने डिस्टेंस निकाली है ये कहाँ से निकल गई, ये आई है अपने जो सेमी सर्कुलर डिस्क है उसके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस मुझे यहां से चाहिए। तो एक और क्या फंडा है भाई, आपने यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल ली मान लो cm, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। एक और तरीका जो है वो क्या हो सकता है, व्हाट वी कैन डू इज मेथड 2, लेट अस टॉक अबाउट दैट। देखते हैं मेथड 2 क्या है। तो मेथड 2 इज बेसिकली, आपको m1 पता है, आपको m2 पता है, ठीक है जी, तो ये आपको m1 पता है, ये आपको m2 भी पता है बेटा जी, ऊपर अपन ने निकाल रखे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ द डिस्क है। अगर ये सेंटर ऑफ द डिस्क है तो इसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने 0,0। तो अगर मैं पूछूं m1 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो वो x कोऑर्डिनेट है, तो दैट नेगेटिव x है, तो -4r/3 पाई कॉमा 0, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट विल बी 0। अगर मैं कहूं m2 के कोऑर्डिनेट बताइए, तो m2 के कोऑर्डिनेट विल बी r,0। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए फॉर्मूला लगाना है एक्स कोऑर्डिनेट का। तो सिंस वी नो दैट द एक्स सी ओ एम इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट बेटा जी m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई, यू कैन राइट m1 प्लस m2। अब आपके पास वैल्यूज है बेटा जी m1 की वैल्यू यानी कि सेमी सर्कुलर डिस्क का जो मास है उसकी बात हो रही है, वो आपको पता है। उसका एक्स कोऑर्डिनेट -4r/3 पाई है, वो आपको पता है। m2 की वैल्यू आपको पता है, उसका एक्सपोनेंट r है, वो आपको पता है, एज वेल एज m1 और m2 की वैल्यू पता है। इफ यू कैन सिंप्लीफाई दिस, तो यू विल गेट बोथ द सेम आंसर्स। लुक, दिस इज नॉट द आंसर। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में ये कहाँ से डिस्टेंस आई है, ये उस सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें से मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा, -4r/3 पाई भी करना पड़ेगा। जब ये करूंगा तब ये दो, ये वाला आंसर कौन से वाला, ये पूरा आंसर इतना, और ये आंसर इससे जो भी आएगा बोथ ऑफ देम दे विल मैच। बट थिंक लाइक दिस, ये ज्यादा सिंपल पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर आपको पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की कहानी है ये वाले क्वेश्चन में। तो उसने दिया, तो ये कंपोजिट बॉडी का एग्जांपल है, यानी कि व्हेन टू और मोर देन टू बॉडीज दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर जॉइंड विद ईच अदर। ठीक है जी, तो उसको अपन बोलते हैं वो क्या है, कंपोजिट बॉडी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलो बेटा जी, तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने कहा फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, a disk of diameter capital R is cut as shown in the diagram, then find the center of mass of the new geometry। देखिए एज यू कैन सी, सीधी सी बात है भैया, आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो बना हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये सिमेट्रिक है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये डायग्राम जो है शायद वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो क्या सिमेट्री ढूंढ सकते हैं, अरे है सिमेट्री भाई, सिमेट्री ढूंढ लेते हैं ना, प्रॉब्लम कहाँ है। तो चलिए एक काम करते हैं, आप ढूंढते हैं इससे सिमेट्री की, सिमेट्री कहाँ है। तो अपन ने क्या किया, पहले तो सिमेट्री, क्या मैं आपसे ये पूछूं अगर कि क्या ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो विल से नो, क्योंकि इस एक्सिस के बेटा जी इस वाली साइड में तो पूरी एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, लेकिन इस वाली साइड में सिर्फ इतना मास है, क्योंकि ये बाई बीच का हिस्सा तो इसने बाहर निकाल लिया, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर मैं ये कहूं कि क्या इसके लिए ये सिमेट्रिक है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक सॉरी अगर एक हॉरिजॉन्टल मैं एक्सिस बनाऊं और मैं कहूं कि क्या इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो यस वी कैन से इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है। इसके अबाउट सिमेट्रिक है मतलब सेंटर ऑफ मास जो है उस लाइन पे लाया करेगा।
तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरी इसने डिस्क दे रखी है, ये एक ट्रंकेटेड सिस्टम है। ट्रंकेटेड का पार्ट का मतलब होता है बेटा जी, एक पूरे पार्ट में से छोटा सा पार्ट बाहर निकाल लेना। तो उसने क्या किया, बेसिकली ये एक पूरी डिस्क थी, ठीक है, इतनी बड़ी, सब जगह मास था ये। इसमें से ये हिस्सा जो है ना, ये उसने बाहर निकाल लिया। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि कितना हिस्सा बचा है, तो बेसिकली जब आप देखेंगे तो इतना ही मास बचा हुआ है इसके पास, ये इतना हिस्सा बस। ये जानना चाहता है इस हिस्से का क्या, बताइए, CUM। अब डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो अपन एक काम करते हैं, इस पूरे हिस्से के सेंटर ऑफ मास में से जो हिस्सा ये बाहर निकाल रहा है, वो हिस्से का सेंटर ऑफ मास सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। व्हाट आई मीन इज, जब भी आपको इस तरह से हिस्सा बाहर निकाल के, पार्ट बाहर निकालने क्वेश्चन करने को कहे, तो जिस जो हिस्सा उसने, जो पार्ट उसने बाहर निकाला है, आप उसके मास को सिर्फ माइनस लिखिएगा। बाकी आप क्वेश्चन को जैसे कंपोजिट बॉडी के लिए करते हो वैसे ही करना है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मैंने एज्यूम कर लिया कि भैया जी ये वाला जो पॉइंट है, ये इस बड़े वाली डिस्क का, ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा। और इसके कोऑर्डिनेट है बेटा जी 0,0, और बड़ी डिस्क का मास मैंने एज्यूम कर लिया कैपिटल M। अगर मैं आपसे ये कहूँ छोटे वाले डिस्क का CM बताइए, तो छोटे वाले डिस्क का CM होगा बेटा जी यहाँ पे। अब ये डिस्टेंस भाई साहब ने कितनी बताई है, ये बताइए कि ये डायमीटर है कैपिटल R। वैसे ये बड़ी डिस्क का रेडियस भी है, ठीक है। तो ये डायमीटर कैपिटल R है। तो एक काम करते हैं अपन, ये वाला जो हिस्सा है अपन, ठीक है, इसका हाफ ऑफ दी होगा एग्जैक्टली मिड पॉइंट। तो हाफ ऑफ द मिड पॉइंट का मतलब है यहां से लेके, तो अपन क्या लिख सकते हैं, R/2। तो इट इज R/2, 0 मान लेते हैं। इसका मास स्मॉल m है, लेकिन ध्यान रखेंगे बाद में इस मास को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे बस। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि ये माइनस जो है, मास जो है, ठीक है, माइनस ले रहे हैं, तो इस मास को कैलकुलेट करना कि ये मास कितना है। तो उसके लिए अपन डिफाइन कर सकते हैं मास डेंसिटी। चलिए, तो एक काम करते हैं, मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं, देखते हैं कि मास डेंसिटी कैसे आएगी। तो देखिए, हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, कि सिग्मा मास डेंसिटी जो होती है वो होती है मास ऑफ द डिस्क डिवाइड बाई पूरी डिस्क का एरिया, दैट इज πr², दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये छोटी डिस्क इस बड़ी डिस्क का हिस्सा है, तो सेम मास डेंसिटी रहेगी। छोटी डिस्क के मास को m, और छोटी डिस्क के एरिया की बात आती है, तो इसकी रेडियस अगर R/2 है, तो एरिया हो जाएगा इसका πr² डिवाइड बाई 4। ठीक है, πr² से आई कैन से πr² कैंसिल आउट हो गया, हेंस फॉर द वैल्यू ऑफ स्मॉल m आई कैन राइट इट एज m डिवाइडेड बाई 4। ये m/4 इसकी वैल्यू। अब बारी आती है सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन की। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपके पास बेसिकली दो मास हैं, ठीक है। एक मास को अपन ने नाम दिया बेटा जी कैपिटल M। कैपिटल M के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,0, और जो दूसरा मास है वो है बेटा जी स्मॉल m। लेकिन स्मॉल m को माइनस लिखना है, तो -m लिख दिया, और इसके कोऑर्डिनेट है बेटा जी R/2, 0। दो पॉइंट मास है, दोनों के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वाई कोऑर्डिनेट देखिए आएगा नहीं, क्योंकि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा। तो XCUM की कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो henceforth XCUM, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मुझे इतना याद है, मास को मल्टीप्लाई करना होता है एक्स कोऑर्डिनेट से, ऐड करना होता है, डिवाइड बाई टोटल मास करना होता है। तो एक काम करते हैं, मास को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट से, तो m/0 प्लस दूसरा मास -m है, जस्ट बी केयरफुल, इनटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट है R/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। ये हो गया कैपिटल M, प्लस दूसरा मास कौन है, -m। चलो, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हेंस फॉर द वैल्यू ऑफ XCUM इज इक्वल्स टू m/0, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। ये माइनस का है ऊपर, तो माइनस स्मॉल m की जगह लिख दिया मैंने m/4, तो ये हो गया m/4 इंटू R/2 अपॉन, नीचे कैपिटल M है, बीच वाला प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यानी कि m-m, तो m माइनस क्या लिखेंगे आप, m/4। m-m/4 विल बी 3m/4। तो ऊपर वाला है -m/4 इंटू R/2 अपॉन नीचे वाला कितना है, 3m/4। आई कैन से m/4 से m/4 हैज बीन कैंसिल आउट, 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हेंस फॉर द x कोऑर्डिनेट ऑफ CM विल बी कितना आएगा बेटा जी, -r/6, एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ CUM, बोथ ऑफ देम दे आर 0, तो y कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा, 0। तो जो नया CUM आ रहा है बेसिकली, उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -r/6, 0। माइनस देखिए, अगर ये ओरिजिन है, तो -r/6, 0 का मतलब है माइनस एक्स एक्सिस पे, मतलब इस वाली साइड में। यानी कि जो इस सिस्टम का जो CUM आ रहा है, वो आ रहा है बेटा जी कौन से पॉइंट पे मेरे पास, बना देता हूं चलिए यहाँ पे, CUM -r/6, 0। ओरिजिनल डिस्क के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, तो R/6 डिस्टेंस पे, सिंपली आई कैन सी। ठीक है, तो ये ट्रंकेटेड बॉडी वाला जो सिस्टम है उसके बारे में बात हो रही थी। तो ये ट्रंकेटेड बॉडी में ना इस तरह से कर सकते हो आप, ठीक है, हर बार जब भी सवाल आए।
तो ट्रंकेटेड बॉडी में क्या करना है, जो मास उसने बाहर निकाला है, ठीक है, उसको सिर्फ नेगेटिव लेना है आपने और कुछ भी नहीं करना, बाकी सिंपल एज इट इज जैसा होता है वैसा ही आएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए जी, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। उसने कहा फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो चलिए काम करते हैं, पहले आप एक डिस्क बना लेते हैं, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं ना, अपने को क्या ही जाएगा अपना। ठीक है, उसने कहा फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, तो पहले एक खूबसूरत सी डिस्क बना लेते हैं, ताकि डायग्रामेटिकली अगर थोड़ा सा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना तो क्या है, क्वेश्चन करने की फील आती है। ठीक है, तो मतलब कहानी समझ में आती रहती है कि क्या है। ठीक है, तो उसने कहा कि फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल विद द हाइपोटेनियस एज द डायमीटर। आइसोस्केलस यानी कि दो साइड सेम होनी चाहिए, राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और हाइपोटेनियस जो है वो डायमीटर होना चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, इसका डायमीटर बना लेते हैं आप। तो हमने क्या किया, इसका डायमीटर बना लिया। अब ये बोल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए और दो साइड्स, तो अपने काम करते हैं, ऐसे ले सकते हैं। आइसोस्केलस है, इसका ये मतलब है कि दोनों साइड लेंथ इक्वल है। आप जानते हैं बेटा जी, एक सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। व्हाट आई मीन इज बेसिकली कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। जो डायमीटर है वो हाइपोटेनियस की तरह बिहेव कर रहा है, आइसोस्केलस भी है। चलिए ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो डायग्राम है, ठीक है, कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर ये डायग्राम देखिए सिमेट्रिक निकलता है, ठीक है, तब तो जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा। तो क्या इस वाले एक्सिस को अगर मैं बनाऊं, तो क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है? तो बिल्कुल ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है सर। क्यों है, वजह भी समझ लेते हैं भाई, कि हमें वजह भी तो पता हो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे है ये। चलिए, तो देखिए क्या सीन है। ये वाली साइड लेंथ कितनी होगी, होल्ड ऑन, ये वाली साइड लेंथ को आर मत लिख दीजिएगा, पता चले आर लिख दें इसको जल्दबाजी में अपन। दिस एंगल विल बी कितना, 45 डिग्री। दिस एंगल विल बी कितना, 45 डिग्री अभी के लिए, है ना। क्योंकि ये दोनों साइड लेंथ जो है, दे बोथ ऑफ देम, दे साइड लेंथ दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब यहां से लेकर के और यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा, तो ये आर है। अब ये एंगल अगर 45 डिग्री है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो ये ऊपर वाला एंगल डेफिनेटली 45 होगा। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आई है, मतलब ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये देखो ये खुद कितनी है, आर पूरा। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक आर है, ध्यान से, ये वाली आर है और ये भी आर है। तो ये कितनी होगी, ये √2 आर होगी। तो ये भी कितनी आएगी, ये भी √2 आर आएगी। पता चले आप उत्पात मचा दो यहाँ पे कुछ, कि भैया ये आर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। अब देखिए क्या कहानी है, फिर से ये कैसा है, ट्रंकेटेड पार्ट है। ट्रंकेटेड पार्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। दोनों पार्ट के पहले तो बड़ा पार्ट जो ओरिजिनल पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढो। जैसे ये डिस्क है, ये बड़ा वाला पार्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर बात करें तो यहाँ होगा इसके सेंटर पे। और इसके सेंटर को मैंने मान लिया कि तुम बेटा 0,0, ये कैपिटल एम मास। ये जो ट्राइंगल है, इसका आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पे होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा मीडियंस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट पे दैट लीड्स। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भैया इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंट्रोइड पे होगा, इस मास को मैं नेगेटिव लूंगा। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं बस, ये कैसे। तो जब अपन बात करते हैं, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, आर। ये पॉइंट जो है ये डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। तो टोटल रेशियो कितना हो गया, 3। और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, आर। तो टोटल 3 रेशियो हैं और उनकी वैल्यू आर के इक्वल है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, R/3। अगर एक रेशियो की वैल्यू R/3 के इक्वल है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये हो जाएगी सर R/3। लेकिन वाई एक्सिस पे है, तो कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे ध्यान से, तो इट विल बी 0,R/3। ठीक है, और ऊपर वाली डिस्टेंस, ये वाला रेशियो जो होता है ये 2 होता है, तो ये कितना है, ये 2R/3। ऊपर वाला हमारे काम नहीं आ रहा। तो आपके पास बेसिकली दो पॉइंट मास हैं। ठीक है, एक तो बड़ी वाली डिस्क है, उसको आपने क्या एज्यूम कर लिया, पॉइंट मास एज्यूम कर लिया। तो चलिए, तो अपन ने कहा कि एक पॉइंट, ये मत सोचिए आड़ा तिरछा सर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल एम कोऑर्डिनेट है 0,0, एक स्मॉल एम है बेटा जी, -m लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0,R/3। इसने कहा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाइए। तो XCM तो आएगा नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट आने का सीन ही नहीं बनता, क्योंकि दोनों एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो मेक्स नो सेंस, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ CM निकाल लेते हैं। हेंस फॉर द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ CM लेट अस कैलकुलेट द वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई CUM इज इक्वल्स टू, तो ये हो गया बेटा जी कैपिटल M इंटू 0, प्लस ये हो जाएगा -m इंटू क्या हो जाएगा, R/3 डिवाइड बाई कैपिटल M माइनस स्मॉल m। तो कैपिटल M प्लस माइनस ऑफ स्मॉल m, ऐसे लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। अब
बारी आती है मास कैलकुलेट करने की कि स्मॉल एम, उसके लिए मैंने आपको बताया था मास डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू कैपिटल एम, पूरी का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर डिस्क का, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल एम, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू बेस लेंथ कितनी है √2r। ठीक है भाई, किसकी बात कर रहे हैं, ये वाली, तो ये √2r है, ये भी √2r है, √2r इंटू √2r। अगर ऐसे सोचें कि ये ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट इंटू टू करना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर वाला ट्राइंगल भी है, 2 से 2 कट गया, आर स्क्वायर, यहाँ से देखते हैं आर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो √2 इंटू √2 इज 2, और आर इंटू आर इज आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपको वैल्यू पता चल गई बेटे स्मॉल एम की भी, कि वैल्यू जो आएगी स्मॉल एम की, दैट कैन बी रिटर्न एज, चलिए वाई कोऑर्डिनेट अपने को कैलकुलेट करना है, तो स्मॉल एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा कैपिटल एम डिवाइडेड बाई पाई, वट यू हैव टू इज, ऊपर आपको सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो चलिए वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, हेंस फॉर द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी एम इज इक्वल्स टू एम इंटू जीरो विल बी जीरो, माइनस एम अपॉन पाई इंटू आर बाई थ्री डिवाइडेड बाई एम माइनस एम अपॉन पाई। अगर आप एम को कॉमन लेते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आप चाहे तो पाई को भी ले सकते थे, तो कोऑर्डिनेट आएगा माइनस आर अपॉन थ्री इंटू पाई माइनस वन, दिस इज द नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट, डेफिनेटली इट विल बी नेगेटिव जस्ट बिकॉज, क्योंकि ऊपर जो मास बचा है वो सिर्फ इस हिस्से में बचा है ना, इस वाले एक्सिस के ऊपर, नीचे ये पूरा मास है, तो ये मास ज्यादा है कंपेरेटिवली, तो इसीलिए जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ओरिजिनल डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ था, तो वो नीचे खिसक गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी, तो ये इस तरह से है, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 आएगा बेटा जी। तो ये इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से अगेन। ठीक है, फिर भी आपको अगर दिक्कत लग रही है कोई, तो आप मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो एक काम करते हैं, अगले क्वेश्चन। अगला सवाल कुछ इस तरह से, उसने कहा ए होल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज मेड इन ए सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 6 5 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर एज शोन इन द डायग्राम, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सी एम फ्रॉम सी। ठीक है, एक सेमी सर्कुलर क्या कहा है इसने, एक डिस्क है। ठीक है जी, तो ये पूरी एक सेमी सर्कुलर डिस्क थी बेटा जी, इसमें उसने क्या किया, एक छोटा सा होल बना लिया यहाँ पे, उसने कहा इस होल की रेडियस जो है दैट इज अपने को दी गई है, दैट इज 2 सेंटीमीटर है, एंड ये जो है ये 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है इस सी से यहाँ सेंटर की डिस्टेंस जो है वो अपने को 8 सेंटीमीटर, तो एक काम करते हैं रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू अस विच इज कितनी है 8 सेंटीमीटर। फिर से कैसा सिस्टम है अपने लिए, अपने लिए ट्रंकेटेड पार्ट है, तो अपन क्या करते हैं देखिए, जो बड़ी वाली सेमी सर्कुलर डिस्क है उसके सेंटर को अगर मैं ओरिजिन एज्यूम करूं, यानी कि 0,0, उसके सेंटर को आई साइड ओरिजिन एज्यूम करूं, तो सेमी सर्क्यूलर डिस्क का जो सी यू एम है उसकी अगर बात करें, तो उसका सीएम होता है मास्टर 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई डिस्टेंस पे, है ना, सेंटर से और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, तो इसका यही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इस सी से 4r/3 पाई डिस्टेंस पे होगा, तो डू वन थिंग, लेट अस कैलकुलेट इट, वाई कोऑर्डिनेट आएगा इसका भी, तो वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेते हैं सी यू एम का, लेकिन किसके लिए, डिस्क के लिए। ठीक है, मेंशन कर दिया ताकि बाद में आप कंफ्यूज नहीं हो, पता चले कि बाद में लेके बैठे हो कि मास्टर ऐसे कैसे, तो 4r/3 पाई फॉर्मूले का यूज करते हैं, 4 इंटू रेडियस दिया बेटा जी अपने को 6 पाई, डिवाइड बाई हो गया 3 पाई, पाई से पाई ये 6 3 2, तो कितना आ रहा है 8। तो यानी कि ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका मास अगर मैं कैपिटल एम एज्यूम करूं, तो इसके जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है वो आएंगे 0,8। बेटा जी इसने जो छोटा सा पार्ट बाहर निकाला है ना, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, और ये ओरिजिन से किस डिस्टेंस पे है, 8 सेंटीमीटर पे, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि छोटी वाली डिस्क जो है इसके लिए सीयूएम के कोऑर्डिनेट, तो उसके भी 0,8। ओ माय गॉड, दोनों के सीयूएम क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बड़ी डिस्क का भी और जो ट्रंकेटेड पार्ट है उसका भी, मतलब जो पार्ट आप बाहर निकाल रहे हैं, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका वो सीएम जानना चाह रहा है। तो द थिंग इज कि दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है, और सीधा सा है। सीधा सा क्यों है कि भाई आप ये बताइए, अगर मान लीजिए मैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सीएम निकालूं, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सीएम तो वैसे भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, 0 है दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट। अगर वाई सीएम की कैलकुलेशन करोगे तो भी, मैंने कहा था जिस पार्ट को बाहर निकालेंगे उसका मास क्या लेना है, नेगेटिव, दैट्स इट। तो ये हो गया कैपिटल एम इंटू, देखो मास नेगेटिव ले रहे हो, तो अगर मास डेंसिटी की कहीं बात है तो मास डेंसिटी भी आपको क्या लेनी है, नेगेटिव ही लेनी है। ठीक है, तो एम इंटू वाई कोऑर्डिनेट 8 प्लस मास इसका माइनस एम, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 8 अपॉन कैपिटल एम प्लस दूसरा मास है माइनस एम,
8 ऊपर से कॉमन आ सकता है, तो 8 को बाहर निकाल लिया, ऊपर बचेगा कैपिटल एम माइनस एम। और अगर मैं कहूँ नीचे क्या बचेगा, तो नीचे भी यही बच रहा है बेटा जी, कैपिटल एम माइनस एम। लीजिए, तो नए जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है वो भी क्या आ रहे हैं, 0,8 ही आ रहे हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, बड़ा सिंपल सा हुआ कि सीधा सा जो ओरिजिनल सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका सीएम भी 0,8 पे है, जो पार्ट बाहर निकाल रहा है उसका सीएम भी 0,8 पे है, तो रिमेनिंग पोर्शन का सीएम भी 0,8 पे ही आएगा। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही। चलिए, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है, इसने ये कहा कि एक चेन है, ठीक है, कैपिटल एम कोमा कैपिटल एल, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है। कैपिटल एम उसका मास है, एल उसकी लेंथ है, इज केप्ट ऑन ए स्मूथ टेबल सच दैट द 1/nth लेंथ ऑफ द चेन दैट इज हैंगिंग बिलो इट्स एज, देन कैलकुलेट द वर्क डन टू पुल दिस चेन ऑन द टेबल। ठीक है, फाइन। तो बेसिकली उसने सवाल क्या दिया है उस चीज पे आते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल, ठीक है, आपने किया होगा यार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम आपको ओरिजिनल मेथड बताता हूँ, तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का। हालांकि ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, लेकिन सी से भी होगा। तो उसने कहा 1/nth ऑफ इट्स लेंथ दैट इज हैंगिंग बिलो द एज। पूरी लेंथ कितनी है, एल। तो 1/nth पार्ट इसका हैंग कर रहा है, तो यानी कि ये जो हैंगिंग चेन है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, L/n। तो बेटा जी इसका मास भी कितना होगा, M/n पूरे का। तो अब बेसिकली वो बोल रहा है कि ये स्मूथ टेबल सरफेस है, आपको क्या करना है, इस टेबल को इधर ऊपर की ओर, चेन को ऊपर की ओर पुल करना है। अब मजे वाली चीज ये है कि मैं इसको जब पुल करूंगा तो नीचे देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, mg लगेगा। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे जैसे आप चेन ऊपर पुल करते जाएंगे वैसे वैसे इस एम की वैल्यू क्या होती जाएगी, मास कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हैंगिंग पार्ट है इसकी लेंथ कम होती जाएगी, तो इसका मास भी क्या होता जाएगा, कम। तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स आप mg लगा रहे हैं बेटा जी, ये क्या है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो ये एक तरह से ये वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है मेरे लिए। तो अगर मेरे को वर्क डन कैलकुलेट करना है कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कैलकुलेट करके बताइए, तो देखिए अपन एक काम करते हैं। मैं इनिशियली ये एज्यूम कर लेता हूं कि मेरे को नहीं पता कि कितना पार्ट हैंग कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि इनिशियली एक्स लेंथ जो है इसकी हैंग कर रही है। मैं क्या करता हूँ, हल्का सा पार्ट ऊपर खींच लेता हूँ। लेट अस सपोज मैंने डीएक्स लेंथ जो है चेन की क्या कर ली, ऊपर खींच ली। तो इस डीएक्स लेंथ को ऊपर खींचने में मैं वर्क डन कैलकुलेट कर लेता हूँ, और ऐसे डीएक्स कितने होंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट छोटे छोटे डीएक्स अगर ऊपर खींचता जाऊं तो ये पूरी चेन क्या करेगी, ऊपर खींच जाएगी। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक्स लेंथ जो हैंगिंग चेन है उसके लिए लेट अस कैलकुलेट दी मास की, मास कितना आएगा। तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी लीनियर मास डेंसिटी की। तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो पूरी चेन का मास m है, पूरी चेन की लेंथ l है। लेट अस सपोज कि dx लेंथ का मास कितना है, dm, और लेंथ मैं खुद dx बता ही रहा हूँ। तो यहां से मेरे को ये पता चला कि जो dm मास आएगा dx लेंथ का, वो आएगा बच्चे m/l इंटू dx। बड़ा सिंपल है, ये मास कैलकुलेट हो गया। अब इस मास को मेरे को क्या करना है, ऊपर खींचना है। वैसे अगर मैं आपको कहूं कि हैंगिंग पार्ट का मास कितना है, तो छोटा है और इसकी लेंथ कितनी है, एक्स। तो यहां से अगर मैं हैंगिंग पार्ट का मास पूछूं कि हैंगिंग पार्ट का मास बताइए कितना है, तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट m/l इंटू एक्स। तो एज ऑफ नाउ एक्स लेंथ सिंस हैंग कर रही है, तो एक्स लेंथ का मास इस पे एक्ट कर रहा होगा, यानी कि स्मॉल mg के इक्वल। अब क्या करेंगे, इस mg के अगेंस्ट से अगर ऊपर उठाना है तो वी नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन। सो वर्क डन टू पुल द dx लेंथ। चलिए, तो देखिए पूरी एक्स लेंथ है, उसमें से अगर एलिमेंटल ऊपर उठा भी लूं तो भी मास पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा मेरे को mg के अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ेगा। तो dw वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये होता है बेटा जी f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। मैं कंप्लीटली फॉर्मूले के साथ चल रहा हूँ। तो फोर्स, ठीक है, तो फोर्स ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg। पहले अपन इसको लिख लेते हैं, a डॉट v इज ab cos थीटा। तो f इंटू डी एक्स इंटू यू कैन राइट cos थीटा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डी डब्ल्यू की वैल्यू बताइए मुझे, तो एफ की वैल्यू यू आर गोना राइट, एफ की वैल्यू क्या आएगी, एम इंटू जी, और एम की वैल्यू क्या है, m/l। तो ये हो गया m/l इंटू एक्स, ये तो हो गया mg इंटू हो गया dx इंटू cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट दैट इज 180 डिग्री। तो मैंने इसको भी क्या लिख दिया, cos 180 डिग्री। तो मैं ये वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि मैंने वर्क डन फोर्स कौन सा लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा है, जो अगेंस्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब उसके अपोजिट में जाना, खींचना पड़ रहा है अपने को। तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस
mg/l इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अगर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो विल इंटीग्रेट बोथ दिस साइड, बेटा जी बाकी कॉन्स्टेंट है तो इसलिए मैंने बाहर रख लिया उसको। एक्स की मिनिमम वैल्यू यानी कि एक्स इनिशियल वैल्यू और एक्स की फाइनल वैल्यू, एक्स की इनिशियल वैल्यू बताइए क्या होगी। तो एक्स इनिशियली कितना पार्ट हैंग कर रहा है, L/n। बाद में पूरा ऊपर खींच लोगे तो हैंगिंग पार्ट की लेंथ कितनी रह जाएगी, 0। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट लगा देता हूँ कहां से कहां तक, L/n से लेके 0 तक। तो एक काम करते हैं, इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ये क्या आएगा ये देखते हैं। तो ये आ गया बेटा जी -mg/l, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, बाहर निकाल लिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा L² / n²। माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा, तो dw का इंटीग्रेशन w दैट इज इक्वल्स टू, ये बन गया बेटे जी mg/2l इंटू क्या लिखेंगे, L² / n²। एक l से एक l कैंसिल आउट हो गया, तो वर्क डन आ रहा है mgl/2n²। बेटर आई विल सजेस्ट कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लो कि अगर 1/nth पार्ट हैंग कर रहा है तो जो फॉर्मूला आएगा वर्क डन का दैट विल बी कितना आएगा, mgl/2n²। अब यही क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो सकता है, किसकी हेल्प से, सेंटर ऑफ मास का अगर कंसेप्ट यूज करें तो उसकी हेल्प से। अब कैसे, तो डायग्राम में रीड्रो नहीं कर रहा, मैं इसी डायग्राम में आपको बता रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास की हेल्प से अगर मेरे को करना होता तो मैं कैसे करता। मेथड 2, CUM। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हो। तो आपको तो हैंगिंग पार्ट को लेके जाना है ऊपर, हैंगिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे। तो ये पूरी लेंथ बेटा जी, ये पूरी लेंथ अगर L/n है तो ये मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ से डिस्टेंस पूछूं तो पूरी का हाफ होगा मास्टर, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आप इसे लिखेंगे L/2n, L/n का हाफ कर दिया। अब जो हैंगिंग पार्ट था उसको आपने क्या बना दिया, एक पॉइंट मास बना दिया। इस पॉइंट मास का जो मास है वो कितना है, m/n है बेसिकली। m/n पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg, तो ये इस पे mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपको क्या करना है, बस इस पॉइंट मास को ऊपर लेके जाना है, और कितना ऊपर लेके जाना है, L/2 है। तो बताइए ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, mgh लिख सकता हूँ। तो mgh है तो मास की वैल्यू m/n इंटू जी इंटू एच कितना रह जाएगा, L/2n है। आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये भी सेम बन रहा है, mgl/, कितना आएगा 2n²। दैट इज द आंसर फॉर दिस। तो आप इसको सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, आप इसको सेंटर ऑफ मास के बिना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वर्कपाल जी में जब भी ऐसे क्वेश्चन जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है और उसको ऊपर पुल वगैरह करने की बात करें तो आप एक काम करो, आप उसको सेंटर ऑफ मास बनाओ और सेंटर ऑफ मास को ऊपर पुल कर लीजिए पूरे सिस्टम को। कुछ आई बात समझ में। चलिए, तो बाकी की चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।